नमस्कार कर्नल साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजू जी। नमस्कार आपको भी, दर्शकों को भी। सर, वेनेजुएला कांड करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत को धमका रहे हैं कि मोदी को मुझे कुछ करना चाहिए था, क्या वो रशिया से तेल जो ले रहा है उसको खरीदना कम करेगा? ये सारे सवाल मंडरा रहे हैं और हमारे विपक्ष ने तो मोदी सरकार से सवाल करने शुरू कर दिए हैं। देखिए किस तरह के मीम आ रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को वेनेजुएला कांड के बाद? देखिए, हमारे विपक्ष की तो क्या बात करें, जो अपनी लीडरशिप से तो सवाल पूछ नहीं सकते, तो वो उसी पे तंग कर कसते हैं जिनको जो जवाब नहीं देता, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और देना भी नहीं चाहिए। गली में बहुत भौंकते रहते हैं कौन कौन किसको जवाब दे। अमेरिका ने जो भी किया है, चाहे वो वेनेजुएला से किया, उससे पहले अफगानिस्तान में किया, उससे पहले इराक में किया, उससे हर जहाँ जहाँ इसने मुँह मारा, लीबिया में किया, वहाँ सारे टुच्ची सरकारें थी, टूट फूट मची हुई थी। अमेरिका हमेशा पहले उस देश को तोड़ता है। जैसे हमारे देश में भी इसने गड़बड़ शुरू कर रखी है, कभी वोट चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है, कभी SIR पे क्वेश्चन उठ जाते हैं, कभी कुछ होता कभी कुछ होता है, जुडिशरी को भी लपेट रहे हैं, और उन हालात में वो अपना काम कर जाता है। वेनेजुएला अनलाइक अदर केसेस, वेनेजुएला में टेक्निकली रजीम चेंज नहीं हुआ है। वेनेजुएला की जो सक्सेशन है, जो उन्होंने पहले प्लान की हुई थी, वो अभी जो बन गई है, उनकी रॉड्रिक्स ने चार्ज संभाल लिया है। तो एक क्लासिकल जो उसने इसका यूनुस का जैसे बांग्लादेश में किया था वैसा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ एम भी डिफरेंट है। रही बात बड़े मुल्कों से पंगा लेने की अंजू जी, तो ये बुली है, अमेरिका बुली है, ये इन्हीं देशों को डरा सकता है। कोई कल को लोग बोले थे कि पता चला जी हमारे मोदी साहब को उठा के ले गए, ऐसे थोड़ी होता है। मोदी साहब को उठाना तो दूर की बात है, अंदर कैसे एक जहाज आया था F-35, वो वहाँ के जैम करके वहाँ बिठा दिया, फिर उसको ना डीएक्टिवेट करके उसको उठा के ले गए, डेड बॉडी बना के। उनको हमारी काबिलियत पता है। तो बाकी अपोजिशन वाले जो हमें नहीं पता उन्होंने क्या क्या किया है। MOU साइन किया है चाइना के साथ, न्यूक्लियर सीक्रेट्स देने की कोशिश, ऑफर किया था ओपनली पाकिस्तान को, RNW की पूरी लिस्ट दे के पाकिस्तान को मरवा दिए। इन लोगों की ये तो घटिया देशद्रोही लोग हैं, इनकी बात करनी है, इन पे बात समय बिताना ही बेवकूफ़ी है। बट हाँ, एक नया जो इसने कांड किया है अमेरिका ने, देखिए अमेरिका की पॉलिसी शुरू से रही है कि घर के दूर आग लगा के रखो। अमेरिका की खुशकिस्मती ये है कि दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े महासागर है, एक तरफ अटलांटिक एक तरफ पैसिफिक है, तो ये आइसोलेटेड रहा दुनिया से। जो लैटिन अमेरिका वाले हम जा रहे हैं वो इतने टूटे फूटे देश हैं, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, अमेजोन के जंगल भरे पड़े हैं, लेकिन वो उनकी उस किस्म की डेवलपमेंट हुई नहीं। और समहाउ ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पे रूल किया, लेकिन लैटिन अमेरिका को वो ग्रांटेड लेता रहा, लेकिन उनको काबू नहीं कर पाया। आज अगर आप देखें मोटा मोटा, अगर ऊपर से भी देखें आप, तो अर्जेंटीना ने तो यूके से लड़ाई लड़ी थी, तो वेस्ट से लड़ा, वेनेजुएला से इसका पंगा चल रहा है, क्यूबा से ये खुश नहीं है, कोलंबिया से इसकी प्रॉब्लम है, ब्राज़ील इसको ये पसंद ही नहीं करता कि ब्रिक्स का बी ही ब्राज़ील से स्टार्ट होता है। ये जो इसने कांड किया है, इसमें इसने पहली बार अपने घर के पास आग सुलगाई है, और ऐसा लग रहा है मुझे, अभी समय बताएगा, कुछ हफ्ते बीतेंगे, कि इन्होंने ये करना था, ये सोचा था कि हम करेंगे, हम मुद्रों को उठा के लेके आएंगे। आगे क्या करना है वो मुझे लगता नहीं कि वहाँ एक क्लैरिटी है, क्योंकि मुद्रों ने आने से पहले क्या था, पूरे वेनेजुएला का जो तेल था, जो दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, उस पर अमेरिकन कंपनीज ड्रिल करती थी, सेल करती थी, अमेरिका पैसा कमा रहा था। इसने आके नेशनलाइज किया और वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। प्लस वेनेजुएला भी जैसे अमेजन फॉरेस्ट है, वैसे ही वेनेजुएला के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल, मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में है। तो ये वही बात होगी ना कि एक बड़े एक ठाकुर जमींदार के बगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रह रही हो, तो वो आपको पता, हमारी फिल्मों में दिखाते थे क्या होता, तो वो उन्होंने किया। लेकिन अगर ये अब ये करने की कोशिश करेंगे कि पूरी अमेरिकन कंपनीज के हवाले ऑयल प्रोडक्शन करेंगे, तो उसके बदले में अगर वहाँ सिविल वॉर स्टार्ट हुई, और उसका रीज़न ये नहीं कि वेनेजुएला वालों को पसंद नहीं, वेनेजुएला का जो बुरा लगाव तो लगा, क्योंकि वेनेजुएला में ऐसे भी लोग थे ना जो इस मुद्रों को हटाना चाहते थे, वो उसने पेनिट्रेशन कर रखी थी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका ने। वहाँ हर्ट हुआ चाइना, जो जहाज़ इसने पकड़े तेल से भरे हुए, तो उन जहाज़ों के तेल की पेमेंट चाइना कर चुका था, और इसने बार बार बोल रहा है कि मैं पनामा में और ग्रीनलैंड में कुछ करूँगा, क्योंकि वहाँ चाइनीज़ बड़े घूम रहे हैं। तो चाइना का जो चीज़ में वो माहिर है, चाइना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, उसको पता है उसकी फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं है। उनके पास 2-3 बड़ी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ हैं। एक तो यह है कि अंदर अंदर जड़ें काटता है, USA के अंदर
चाइना के पुलिस स्टेशन हैं, ये भी सबको पता है। दूसरा, ये प्रॉक्सी वार लड़ा होता है। वेनेजुएला के अंदर हिजबुल्ला का बहुत बड़ा होल्ड है। हिजबुल्ला ईरान का प्रॉक्सी है, ईरान चाइना पे डिपेंडेंट है। तो अगर इन्होंने यहाँ तक किया, वहाँ पे छोड़ दिया कि स्टेटमेंट ऑफ करिए, फिक्स मैच था ना, उसकी बीवी को उठा के क्यों लेके गए? अब तो कह रहे हैं वो भी शामिल थी ड्रग ट्रेड में। 1% ड्रग जो है अमेरिका की, 1% वो वेनेजुएला से जाती है। तो ये कोई बनता नहीं है, मतलब ये तो बहाना है। तो अगर इसने इसके आगे बढ़ के अमेरिका ने दखल देने की कोशिश की वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि नई जो रॉड्रिग्स ने क्या बोला कि हाँ हम कॉपरेट करेंगे अमेरिका के साथ में ये भी खबर आ रही है कि 647 टन सिल्वर वहाँ से गायब कर दिया गया है। तो अगर ये कुछ करेंगे, और चाइना वही करेगा जो वो कर सकता है, एक इंसर्जेंसी, और पहला वर्ल्ड वार 2 के बाद एक पहला इंस्टांस होगा कि अमेरिका के बैकयार्ड में एक इंसर्जेंसी शुरू होती है। उसका खमियाजा कौन भुगतेगा वो समय बताएगा। तो मैं इस डिसीजन को, लीगली तो गलत है, एथिकली भी गलत है, और स्ट्रेटजिकली आने वाले, टैक्टिकली बड़ा अच्छा था, टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी। हमने सब कुछ जैम कर दिया, ब्लैकआउट कर दिया, आपके नीचे उतरे लोग, 80 लोगों को मारा और उठा के ले गए। टैक्टिकली बहुत अच्छा है। तो टैक्टिकली पाकिस्तान भी बहुत अच्छे काम करता है, कारगिल, पहलगाम, टैक्टिकल तो हमारा ये भी है। उसके आगे उनको समझ नहीं आती करना क्या है। और अमेरिका की हिस्ट्री ये बताती है कि जहाँ इन्होंने हाथ डाला वहाँ मार खाई है, वियतनाम से लेके अफगानिस्तान तक। तो वेनेजुएला भी मुझे कोई लगता नहीं है, ये जो लोगों को जोश चढ़ा हुआ ना कि भाई अमेरिका कैन डू एवरीथिंग, अमेरिका कैन डू एवरीथिंग ओनली विद वीक नेशंस। हमारी तरफ अगर आंख उठा के देखे, इसको मैं ऐसे देखता हूँ, और मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने अपने आप को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया, ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। अब देखते हैं ग्रीनलैंड में क्या करता है, उसके बाद पता चलेगा। जी। लेकिन कर्नल साहब, सबसे अहम बात तो ये है कि वेनेजुएला कांड करने के बाद वहां पर जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट कोई प्रेसिडेंट बना दिया, उसको भी आंखें दिखा दी, उसको भी डरा धमका दिया कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, अमेरिका का कहना नहीं मानोगे, तो मदुरो से भी बुरा हाल होगा। और अब तो मदुरो का बेटा भी वहां पर मोर्चा संभाल रहा है, और तो और वहां का ऑपोजिशन भी एक साथ सड़कों पर उतरा हुआ है, क्योंकि ये देश का मुद्दा आ गया। तो लगता है यहाँ पर कि वो मधुमक्खी के छत्ते में कहीं हाथ तो नहीं डाल दिया ट्रंप ने? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप वहाँ की प्रेसिडेंट हैं नई वाली, और आपको डराया जाएगा, तो आप क्या करोगे? देखो, देशभगत तो हर होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने ठेका ले रखा है, हर बंदा देशभगत होता है। इसका एग्जांपल आपने ईरान में देखा, ईरान के लोग कितने परेशान थे खुमैनी से, लेकिन जैसे इजरायली मिसाइल वहाँ पहुँचनी शुरू की, पूरा ईरान इकट्ठा हो गया। ये तो हमारे देश में भी ये रिवाज था कि जब दुश्मन से लड़ते थे पूरा देश इकट्ठा होता था। आज भी देश तो इकट्ठा होता है, अपोजिशन दूरी अलग ही गाती है। तो अगर आप प्रेसिडेंट हैं और आपके ऊपर इतनी थ्रेट है, और आपने देखा कि आपके प्रेडिसेसर को ऐसे उठा के लेके गए, ह्यूमिलेट किया, तो आप क्या करोगे? आप ऊपर से हेलो सर, यस मैम करते रहोगे, और खुद ही अपने लोगों को बोलोगे भाई इनके इंटरेस्ट हैं, इनका इंटरेस्ट वहाँ क्या, ऑयल में है, मिनरल्स में है और ओर में है, कि इनको सबोटाज करना शुरू कर दो। और इंसर्जेंसी दूसरे देश में जाके आज तक कोई नहीं लड़ पाया। ये वर्ल्ड का एक हिस्टोरिक फैक्ट है। हमने भी IPKF श्रीलंका में भेज के अपने हाथ जला के देखे हैं। आप दूसरे की फटे में पैर नहीं डाल सकते मिलिटरीली। तो जो आप कह रही हो कि मधुमक्खी की उसमें छत्ते में, ये लग तो यही रहा है, अनलेस अनटिल कुछ रुक जाए। रुकने के लिए तो उन्होंने किया नहीं होगा, ये तो हमें पता ही है। इस ऑपरेशन में इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना ही है, बाकी समय बताएगा। इट्स नॉट अ गुड मूव, सुपर पावर्स को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि देखो, ये कमजोर नेशंस को टारगेट करता है अमेरिका। किसी बड़े देश पर हाथ डालकर देखे ना, फिर तब तो पता चले। और हमारे देश की एक जमात जिसको लग रहा है कि वेनेजुएला के बाद मोदी को भी धमकाना शुरू कर दिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो वेनेजुएला में हुआ हमारे प्रधानमंत्री के साथ हो जाए, वो भी कितनी ऊंची सोच है, उनको अपने देश की सेना पर भरोसा नहीं है। ऐसा ना, कहते हैं किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, तो ये वो लोग हैं जो दरवाजे के पास पहुंच नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है, तो दूर से खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। देखिए, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। पहला ये कि हमें उसने मोदी के खिलाफ क्यों बोला, क्योंकि हमने ट्वीट किया, यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट दिया कि वेनेजुएला में जो हुआ बड़ा गलत हुआ, और भारत जो है वेनेजुएला की पब्लिक के साथ खड़ा है। तो ये आउट एंड आउट एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट था। इसके बदले में उसने कुछ ना कुछ तो भोंकना था। अब हमारे ऊपर क्या भोंकेगा? जो उसने यहाँ षड्यंत्र चले, एक भी पास नहीं हुआ, फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, शाहीन बाग, CA, जो भी करते गए, हम करते ही गए ना, कुछ नहीं कर पाया। रही बात बड़े देशों की, तो वो लोग जो प्रोग्राम देखते हैं आपके और जो उस तरफ बैठे हैं, उनको मैं बता दूं
कि 4 दिन पहले उनके जॉइंट चेयरमैन ऑफ स्टाफ ने खुद बोला है 4 दिन पहले अमेरिकन डेल्टा फोर्स तैयारी हो चुकी थी। 4 दिन से वो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन चौथे दिन गए। तो पूछा गया कि आपने इतना डिले क्यों किया? क्योंकि स्टेट ऑफ रेडीनेस जो होती है ना, मैं खुद एक सोल्जर रहा हूँ, ये बहुत फटीक वाला काम होता है। आप फौजियों को बोलो जाओ चढ़ जाओ तो चढ़ जाते हैं, चाहे अनप्रिपेयर्ड भी होंगे, लेकिन अगर बोलो तैयारी करके बैठ जाओ बस अब जाना है। 4 दिन आपको मेंटली इतना फटीक कर देते हैं कि आप बूट पहन के बेल्ट कस के बैठे हुए हो। 4 दिन कब आ जाना, अब जाना, बड़ा फटीक होता है। तो उन्होंने कहा जी बादल थे, क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा था, और हमने, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बादलों में नहीं उड़ पाते, उनको उनकी ओरिएंटेशन ख़राब हो जाती है, इसलिए हमने किए। फैक्ट ये है कि इस रेड से कुछ घंटे पहले तक वहाँ एक चाइनीज़ डेलीगेशन बैठा हुआ था। अमेरिका चाहता नहीं था कि कहीं चाइनीज़ किसी को गोली लग जाए और स्यापा पड़ जाएगा। एक बार यूगोस्लाविया में अमेरिकन के हाथों कुछ चाइनीज़ मारे गए थे, और अमेरिका ने माफ़ी मांगी थी उसके बाद, और उस टाइम अमेरिका बहुत स्ट्रांग था और चाइना भी अपकमिंग था। तो इन्होंने वेट किया, क्योंकि चौथे दिन जब अटैक किया उस दिन भी क्लाउड कवर था, चाह तो ना क्लाउड हट गया हो। तो वही क्लाउड जो 4 दिन से चल रहा था, वो क्लाउड उस दिन भी था, लेकिन उसमें चाइनीज़ निकल गए। इन्होंने वेट किया उनके जाने का। दूसरा, एक ईरान का जहाज वेनेजुएला गया हुआ था। जब वो वेनेजुएला के पास गया तो उसको अमेरिकन स्पीड बोट्स ने चेज करना शुरू किया। उस जहाज ने ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर किया रशिया के साथ, जो आप कर सकते हो, जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन ओके होने के बाद उन्होंने रशियन फ्लैग उसमें फहरा दिया। जैसे रशियन फ्लैग फहरा और रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी जो एसेट्स घूम रही हैं अमेरिका के बैकयार्ड में, उनको कोई तंग ना करे, तो ये सारे पेट्रोल पार्टी पीछे हट गई। तो ये इनकी औकात है। इनकी अगर औकात होती ना बड़े बड़े देशों से पंगा लेने की, तो प्यूटिन के साथ अलास्का में यूरोप को हैंड ओवर करके नहीं आता, उससे कंप्रोमाइज़ कर रखा है इन्होंने। चाइना इनके काबू नहीं आ रहा, और ये जो भी चाइनीज़ हर्ट किया है, चाइना के पास ऑप्शन क्या है? चाइना सुपर पावर बनना चाहता है। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो तो अपने आपको जो तमाचा पड़ा उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सीरिया में आप चुप रहे, कुछ नहीं कर पाए, अमेरिका अंदर घुस गया। ईरान 50-50 हो रखा है, अगेन चाइनीज़ और रशियन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कि चाइना और रशिया का बैकयार्ड है, वहाँ ट्रंप कॉरिडोर बना रहा है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में, कैस्पियन सी तक, जिससे नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो रशिया का चाबार तक आता है वो सारा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो अब क्या ऑप्शन है चाइना के पास? अगर चाइना चुप बैठा रहा तो ये अपने सुपर पावर की सपना भूल जाए, फिर दुनिया इसका मजाक उड़ाएगी। क्योंकि सीपैक देखो, सीमैक देखो, जहाँ जहाँ पे हर्ट कर सकता है सारा चाइना को हर्ट कर रहा है अमेरिका। ग्रीनलैंड का नाम लेता है तो चाइना का नाम लेता है, पनामा कैनाल का नाम लेता है तो चाइना का नाम, वेनेजुएला का नाम लिया तो चाइना के नाम लिया। और अगर चाइना रिएक्ट करता है, एक तो इंसर्जेंसी करने का ऑप्शन है जो कि अमेरिका के बिल्कुल बैकयार्ड में होगी, पहली बार, बहुत खतरनाक होगी। दूसरा, अगर ये ताइवान में घुस गया, या ताइवान को कॉर्डन लगा के बैठ गया, ब्लॉकेट करके, घुसने की जरूरत नहीं है, और फिर अमेरिका ने रिएक्ट नहीं किया तो अमेरिका का मुंह काला, और अगर अमेरिका ने रिएक्ट किया तो वर्ल्ड वार स्टार्ट। तो ये वर्ल्ड वार तो मैं ऑलरेडी कितने ऑलमोस्ट 1 साल से बोल रहा हूँ कि हम ऑलरेडी वर्ल्ड वार 3 में हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 और 2 जैसी वर्ल्ड वार 3 नहीं दिखेगी आपको, एक डिफरेंट रूप में है। जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, टैरिफ की लड़ाइयाँ हो रही हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, जरूर थोड़ी गोली चले तो। लेकिन अगर आपको वो काइनेटिक वाली लड़ाई देखनी है जो देखी गई थी, बड़ा विश्व युद्ध, उसको आप मानो ना मानो, अगर वो होता अगले 2 या 3 साल में, उसका ट्रिगर अमेरिकन जो बेवकूफ़ी की है वेनेजुएला में, उसका ट्रिगर इसको माना जाएगा। इतिहास में इस इवेंट को स्टार्ट या ट्रिगर ऑफ वर्ल्ड वार 3 बोला जाएगा। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को ख़राब करके छोड़ेंगे। पर फैक्ट ये भी है अंजू जी कि जब पावर शिफ्ट करती है तो लड़ाइयाँ होती हैं। अगर वेस्ट से पावर ईस्ट को आ रही है, जहाँ पे अमेरिका, चाइना, रशिया और हम खड़े हैं, और बगल में ईरान खड़ा है, तो लड़ाई तो होनी है। समझदारी अब हमारी इसी में है कि हम इससे किसी में बच के रहें। आग तो फैलेगी, वो मुझे लग रहा है माहौल तैयार होते हुए अगले 2 या 3 साल में। ओवरनाइट तो नहीं होगा, होने को हो भी सकता है जल्दी, बट इतना जल्दी शायद नहीं हो, क्योंकि उस लेवल की लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। चाइना की अपनी प्रॉब्लम चल रही है आर्मी के साथ, अमेरिका के अपने कन्वेंशनल अम्यूनिशन ज़्यादा स्टॉक है नहीं, तो मे भी 1-1.5 साल लगाएंगे और उसके बाद ये भिड़ेंगे। तो वो दुनिया के लिए तो अच्छा तो नहीं होगा, बाकी देखते हैं। पर कर्नल साहब, जैसे रिएक्ट किया था पुतिन ने या शी जिनपिंग ने या फिर वो नॉर्थ कोरिया वाले ने, तो हमारे दोस्त को छोड़ दो, और अब तो देखो ट्रायल शुरू हो चुका है मदुरो पर।
सारे आरोप लगा दिए गए। वो तो प्लीड कर रहा है कि मैं अभी भी राष्ट्रपति हूँ वेनेजुएला का। तो अब जब सब कुछ शुरू हो गया है, तो आपको लगता है कहीं बचने का कोई चांस है मदुरो के पास? प्रेशर कोई काम आएगा इन तीनों का, या उससे पहले कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मदुरो के दोस्तों का? क्या कर सकते हैं अब इनमें से? देखो, उन्होंने जगह ऐसी चुनी है कि जो रशिया और चाइना के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है। अगर यही कांड वो करता से अफगानिस्तान में, ये मान के चलें कि अफगानिस्तान को रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे होते और ये रशिया करता, जहाँ जो इसने बांग्लादेश में किया उस टाइम चाइना को निकालने के लिए, तो जियोग्राफिकली बांग्लादेश भी चाइना से दूर था। पड़ोस में करता तो अभी जैसे ग्रीनलैंड में जाएगा ना, तो रशिया के बैकयार्ड में चला जाएगा। रशिया और ग्रीनलैंड की टेरिटरी में तो कुछ थोड़ा ही फर्क है, आमने सामने हो जाते हैं ना फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरनेशनल प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला, पर मुझे खुद लगता है कि मुद्रो ने पहले ही डील कर रखी है अमेरिका के साथ, क्यों जिस तरीके से हुआ है साफ सफाई के साथ उसको उठाया, ठीक है, जैम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसे वाले जो डिक्टेटर या खतरनाक लीडर्स होते हैं, इनके पास सेफ्टी एग्जिट होती हैं पैलेसेस के अंदर, इन्होंने सेफ रूम्स बना रखे होते हैं, बचने के बड़े तरीके कर रखे होते हैं। और इतने दिन से जब ब्लॉकेड लगा हुआ था, तो आज हुआ कल हुआ लग ही रहा था, हमें बाहर बैठ के लग रहा था शायद हो ना हो, पर उसको पता था होना है। मुझे लगता है इनकी नेगोशिएशंस आपस में हुई हैं और इन्होंने मुद्रो को एक वे आउट दिया है। केस चलेगा, इसको कहीं को सजा देगा, फिर अपील करेगा, फिर इसको कहीं फार्म हाउस देके साइड में दुनिया की मेमोरी से। और कोई नया इवेंट स्टार्ट हुआ तो किसको याद है वेनेजुएला? ये तो पब्लिक मेमोरी में तब तक है ना जब तक सामने दिख रहा है, जब तक वीडियो आ रहे हैं। और अगर किसी कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई आप किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू एक दूसरे देश के बंदे को उठा के यहाँ पे सजा दे रहे हो, तो क्या करोगे? जजेस वहाँ भी बड़े लेफ्टिस्ट हैं अमेरिका में, तो ये भी समय बताएगा। मुझे लगता नहीं कि उसको कोई एक्चुअल सजा, हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए 10 साल 15 साल, जान से तो मारेंगे नहीं, तो क्योंकि उसने ऐसा कोई काम किया नहीं। तो ऐसा करने पे अगर उसको किसी बड़े से पैलेस में बिठा के छुपा देंगे और कंफर्टेबल लाइफ, तो ये वो भी पास्ट में हुआ है, अभी भी हो सकता है। बाकी इनके बोलने से आई डोंट थिंक को फर्क पड़ने वाला है। लेकिन वो जो दूसरी तरफ कोलंबिया वाला है पेट्रो, वहां का जो प्रेसिडेंट है, उसको भी तो डरा धमका रहा है डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक रोगी ने संभाल रखा है। उस पर भी नशीले पदार्थों की तस्करी करने का आरोप मढ़ दिया है। वो कह रहा है आओ मुझे पकड़ लो। तो यही चुनौती तो इसने भी दी थी कि आओ मुझको पकड़ लो। मदुरो भी तो यही बोलता था और यही भाषा पेट्रो बोल रहा है। तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में वहां भी कांड हो सकता है। देखिए, वो अमेरिका का बैकयार्ड है। जैसे मैंने कहा, चाइना और रशिया के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है। हर चीज़ देखो डिस्टेंस मैटर करता है। ज्योग्राफी बहुत बड़ी गेम होती है, इसलिए जियोपॉलिटिक्स में पहले 3 वर्ड ज्योग्राफी के हैं, GEO। हमें लगता है कि मिलिट्री माइट है, मिसाइल, ऐसा नहीं है। जैसे हम भारत की बात करते हैं, जो विपक्ष के नेता कहते हैं, मैं उनको ये याद करा दूं, अमेरिका का नियरेस्ट अड्डा भारत से 1600 किलोमीटर दूर है, ठीक है? तो जियोग्राफी मैटर करती है। यही अड्डा पाकिस्तान के अंदर होता तो थ्रेट परसेप्शन कुछ और होती। वही अड्डा नियरेस्ट डियो गार्शिया में है 1600 किलोमीटर दूर, उसका थ्रेट परसेप्शन और है। बाकी अड्डे वेस्ट एशिया में 2000 किलोमीटर के परे हैं। तो वहाँ से जब कोई चलेगा, उड़ेगा, कुछ हम देखेंगे, कुछ दुनिया देखेगी, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अपने बैकयार्ड में ये पंगे ले सकता है। ये छोटे छोटे देश हैं, उनकी हिस्ट्री भी थोड़ी ब्लैक है, और जहाँ पे ड्रग चलती है वहाँ CIA का हमेशा होल्ड होता है। दुनिया भर में ड्रग का पाकिस्तान, इसको ड्रग की इतनी चिंता होगी, दुनिया भर की हीरोइन अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ISI ने बेची है। तो ये अली रास्ते को भी उठा के ले गया। तो ये तो बहाना है ना। हो सकता है कोलंबिया को करे, हो सकता है क्यूबा को भी करे, और हो सकता है ग्रीनलैंड को भी करे। आप रूल आउट नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड का मुझे लगता है कि इट विल बी टू क्लोज फॉर रशियन कंफर्ट। पर अगर इनका आपस में समझौता हो रखा है अंडर टेबल कि यूरोप तेरे हवाले, और तो फिर एक ऐसी वाली गेम बनती है नजर आती है कि यूरोप को संभालेगा रशिया और लैटिन अमेरिका को संभालेगा अमेरिका। तो फिर चाइना बोलेगा मैं क्यों ना घुसूं ताइवान में। जब वर्ल्ड ऑर्डर यही चल रहा है कि अपने अड़ोस पड़ोस में अपने तंग करना, और चाइना के पास अगर ताइवान में नहीं भी घुसना, उसके पास और ऑप्शंस भी हैं। फिलीपींस, वियतनाम, जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है और वो कहता है मैं खा जाऊंगा। इवन हमसे भी पंगा ले सकता है वो। उसी तरीके अगर हम बोलेंगे हम रीजनल पावर हैं, तो चलो पहले पाकिस्तान की बैंड बजाते हैं, फिर यूनुस मियाँ को देख लेंगे। तो आपने ना एक नॉर्मलाइज कर दिया ऐसी चीज़ को जो लोग करते नहीं थे, शर्मो शर्मी नहीं करते थे, जो भी करते थे। आज मतलब वो आप ये कह रहे हो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN के सारे जो रूल हैं ये सिर्फ बाकी सबके लिए हैं और 5 कंट्रीज और यूरोप, ये जो P5 और इजराइल के लिए नहीं है।
जब वो ऑफिशियली आप बोल रहे हो तो आप एक संदेश दे रहे हो कि यूएनओ वीएनओ ऑल इज डिफंक्ट है, इनका कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये बड़ा सही मौका है कि और बड़ा अच्छा ट्रिगर है कि ब्रिक्स बन जाए, आरआईसी बन जाए, मगर उसमें चाइना है। अब हम आरआईसी या ब्रिक्स में कैसे बैठेंगे जब हमारा अपना बॉर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है चाइना के साथ। चाइना को लगता है बॉर्डर सेटल कर दिया तो हिंदुस्तान को दबाने का मौका खत्म हो जाएगा। तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन है। इस सिचुएशन में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, और हर सरकार जिसको अपने देश की चिंता है वो फूंक फूंक के कदम रख रही है, और जिनको चिंता नहीं है वो हीरा मंडी जो कर रही है आपके सामने है। तो बड़ा वोलेटाइल फेज में वर्ल्ड एंटर कर चुका है। मेरा ये कहना है कि अगले 2 साल 3 साल बहुत ज़्यादा टर्माइल में रहेंगे, और फिर एक बड़ा सा बिग बैंग होगा। बहुत सारे मरेंगे, जो बचेंगे तो वो फिर पॉडकास्ट करेंगे, जो नहीं बचेंगे तो ऊपर जाके आकाशवाणी से बात करेंगे। तो ऐसा उस स्टेज में हम जा रहे हैं, दुनिया उस स्टेज में जा रही है, अनफॉर्चुनेट। हाँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज और समझाइए कि ये जो ग्रीनलैंड को लेकर खुद ही कहा डोनाल्ड ट्रंप ने एक पत्रकार से बात करते हुए कि अगले 20 दिन में कुछ ना कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, टाइमलाइन भी दे दिया है। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त जो हवा के घोड़े पर सवार है डोनाल्ड ट्रंप, उनको लग रहा है बस मैं तो बहुत शक्तिशाली बन गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज देखी थी कि अमेरिका ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। अरे एक चींटी के खिलाफ आपने किया है, अगर हाथी का हाथी से मुकाबला तब बात करते ना, लेकिन पीठ वो कैसे आ रहे थे। बिल्कुल, यही तो आर्ट है। और 20 दिन बोल रहा तो आप ये मान के चलिए कि ये 1 हफ्ते के अंदर कर देगा, अगर इसने करना है तो। ये कभी अपने टाइमलाइन को ऑब्जर्व नहीं करता, ये पहले कर लेता है। इसने ईरान में भी यही किया था। तो देखिए, ग्रीनलैंड की उसमें एक उसके पास एक एडवांटेज भी है। वो एडवांटेज ये है कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क की गवर्नमेंट ने क्या किया था एक बार, आई थिंक 60s की बात है, कब की बात है, कि जो हमारे यहाँ संजय गांधी ने किया था, वहाँ पे उसने लेडीज़ के साथ किया था। यंग लड़कियों को पकड़ के स्टरलाइज कर दिया था, उनकी वूम निकाल दी थी कि पॉपुलेशन ना बढ़े ग्रीनलैंड की। और ग्रीनलैंड के निवासियों की डीएनए में वो याद अभी भी है, उनको बड़ी नफरत है डेनमार्क जो उनकी जिसका वो पार्ट है। इधर से अमेरिका ने इनको बीच में एक ऑफर किया था कि आप $1 मिलियन पर हेड हमसे ले लो और हमारे साथ आके मिल जाओ अमेरिकन सिटीजन। और सही बात देखा जाए कि यूरोप का जो हाल है, अगर आप ग्रीनलैंड के निवासी हो, आपके पास्ट में ऐसा दुख भरा पास्ट है, आपकी कंट्री ने आपके साथ ये किया है, और जो आज यूरोप का फाइनेंशियल कंडीशन है, जो 40 टैंक बचे हैं यूके के पास, 40 टैंक। आप हमारी सिटी में आइए तो आपको ये जितने कंटोनमेंट के बाहर घुमाऊंगा, हर कंटोनमेंट के गेट के बाहर 2-2 टैंक खड़े हैं, 40 तो यहीं खड़े हैं। तो उस हालत में अगर आप एक ग्रीनलैंड के सिटीजन हो और आपको अमेरिका कहता कि $1 मिलियन ले लो और अमेरिकन सिटीजन बन जाओ, जिसके लिए दुनिया लाइन लगा के खड़ी है ग्रीन कार्ड के लिए, तो आप क्या करोगे? है ना पॉसिबिलिटी इंट्रूड करने की, शायद जरूरत ही ना पड़े। पता चला कि ग्रीनलैंड के गवर्नर ने झंडा चढ़ा दिया अमेरिका का 2 हफ्ते के अंदर। तो कुछ भी हो सकता है। मिलिटरली ग्रीनलैंड क्या करेगा, या डेनमार्क क्या कर लेगा अमेरिका के आगे? कुछ नहीं कर सकता। तो अनफॉर्चुनेट टाइम है। एक देश की सॉवरेनिटी पे ऐसे अटैक नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई न्यूक्लियर नहीं है, जस्ट बिकॉज कोई बदमाश नहीं है, आपको मसल नहीं दिखाता, आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ के डोल बजाओगे, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। बाकी तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ये इसका बचले ब्राज़ील को भी ठोकेगा, मैक्सिको भी ठोकेगा, पनामा में आएगा, ये कनाडा को कह रहा था तुम्हारी अपनी एक ही स्टेट हो, है ना। तो ये पूरा ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का एटलीस्ट लैटिन वाला ऊपर वाला हिस्सा है, उसको तो ये खींचने के चक्कर में लगा हुआ है। समय बताएगा। ओवर स्ट्रेच करेगा तो फिर ओवर स्ट्रेच के कारण भी पावर्स गिरती हैं। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, जिस वर्ल्ड पावर ने अपने आप को ओवर स्ट्रेच किया उसका अंत भी हुआ है। आप सस्टेन नहीं कर पाते उसको। और $40 ट्रिलियन के आसपास आपका कर्ज है आपके सिर के ऊपर। तो ये भी इनको देखना पड़ेगा। आज भारत और चाइना अगर मिलकर अपने ट्रेजरी बॉन्ड जो अमेरिका के हैं पूरे बेच दें तो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन हो रहा है। पेमेंट करेगा कहाँ से? ये जो ईरान को लेकर कह रहा है, ईरान में जो रायता फैला हुआ है, खमैनी का भविष्य क्या दिखता है? वहां पे भी आपको लगता है रात के अंधेरे में कोई ऑपरेशन हो सकता है, उसको भी उठा के ले जाए? देखिए, ईरान की कहानी अलग है। पहले तो ईरान वीक नहीं है, 45 साल से सैंक्शन में रहा है, तो इतना सैंक्शन उसके ऊपर कर लिए कि अब वो उसको सैंक्शन की परवाह नहीं है। ईरान के पीछे चाइना और रशिया की फुल सपोर्ट है। और हालांकि वहाँ के लोग नाराज़ हैं अपने रेडिकल इस्लाम से, वो मानने की बात है। बट जैसे ईरान के ऊपर अब अटैक करोगे तो सारे ईरानी इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज बेसिकली वो पर्शियन है, एक सिविलाइजेशनल रूट्स हैं उनकी। अदरवाइज अब जो रजीम चेंज करने का चक्कर अगर होता है ईरान में, तो ईरान टूट जाएगा। ईरान जिस ग्रिप में कह रहे हैं उस प्रिंस को, शाह को उठा के लाएंगे, आपको ईरान के कम से कम 5 टुकड़े होते नजर आएंगे। उसमें बलूचिस्तान सबसे बड़ा होगा, अजरबैजान वाला अपना ले जाएंगे,
अरबिस्तान वाले अपना ले जाएंगे और बचेगा तेहरान और वो जो उसके आसपास का छोटा सा इलाका, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे उसमें? ईरान का अगर रिजीम चेंज होएगी तो ईरान अपनी शेप में नहीं बचेगा और वहाँ पे एक सिविल वार शुरू हो जाएगी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, भारत के लिए अच्छा नहीं है। बट ईरान को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। वो प्रोटेस्ट के फोटो तो आ रहे हैं, वीडियोस हम देख रहे हैं, मगर ग्राउंड पे जो मेरी बात हुई है किसी की जो ईरान को जिनके वहाँ पे कोई है, ईरान में रहता है उनका, वो कहते हैं हाँ है, लेकिन बेसिकली इन्फ्लेशन के खिलाफ है, उनकी करेंसी की वैल्यू खत्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट है। गवर्नमेंट ने कहा हाँ हम मानते हैं कि हम ये गड़बड़ है, हम कुछ करेंगे। तो मुझे अभी ईरान इतनी जल्दी इंटरनली जाते हुए दिखता नहीं, बट ऐसी सिचुएशन में ये अमेरिका कूदता है जब अंदर से अनस्टेबल हो। अगर अटैक करेंगे ना जिसका माहौल बन रहा है, तो फिर ईरान नहीं गिरेगा। लेकिन आजकल तो लगता है बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट मतलब रात को सो नहीं पाते होंगे कि पता नहीं कब कहां से कोई आ जाए उनको उठाने के लिए। यूनुस का भी शायद ये हाल हो सकता है। अरे हम लोग कचरा इकट्ठा नहीं करते, हमने जो करना था हम शेख हसीना निकाल के ले आए थे, जो हमने लाना था हम ले आए, और हमने पहले भी बड़ा कुछ किया हुआ है। कुछ पता लोगों को, कुछ नहीं पता। हर कंट्री करती है अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, बट मज़ा वही है ना, जैसे आपने कहा कि किसी हाथी से टक्कर लेके देखो ना, फिर मज़ा आता है। ऐसे तो क्या टच्चा पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, वेनेजुएला एक छोटा सा कंट्री है, उसके साथ तुमने ऐसा कर भी लिया तो कौन सा तीर मार लिया। चलिए अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या रहता है, ग्रीनलैंड या ईरान क्या करता है। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय हिंद।